On 28 November 1953, अमेरिकन आर्मी के बायो वॉरफेयर साइंटिस्ट फ्रैंक ओल्सन ने अपने होटल की खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी थी। द रीजन, उन पे LSD एडमिनिस्टर किया जा रहा था विदाउट हिज कंसेंट बाय द CIA। ये LSD उनके साथ और भी कई लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था अंडर अ ह्यूज प्रोग्राम, जहां पे लोगों को मेंटली और इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा था, वर्बली एंड सेक्सुअली अब्यूज किया जा रहा था, इलेक्ट्रोशॉक किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था और उन्हें सेंसरी डेप्रिवेशन कंडीशंस में भी रखा जा रहा था। All this was done by the CIA and the American government just so that they could develop mind control drugs. ये जो experiments थे, they were inspired by the experiments done by the Nazi scientists during the World War II, and these experiments were also overseen by those same Nazi scientists after they got their American citizenship because of the CIA under the Operation Paperclip. पूरा वाक्या इतना ज्यादा डार्क, डिस्टोपियन और डिस्टर्बिंग है कि it even served as a basis for a super hit Netflix original Stranger Things. This is the MK Ultra. बात है 1953 की। अमेरिकन वॉर वेटरन्स कोरियन वॉर से वापस आ रहे थे और उस वॉर में वो काफी ज्यादा इंजर और मेम हो चुके थे। फॉर सम रीजन वो कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा भी स्प्यू कर रहे थे। USSR was going very strong. Communism was looking like a formidable foe throughout, जिसकी वजह से अमेरिकन पब्लिक में काफी ज्यादा पैरानोया और डिस्ट्रस्ट बन चुका था। There were also the rumors कि अमेरिकन गवर्नमेंट को काफी हाई लेवल पे एनिमीज के मूल्स और इन्फॉर्मेंट्स ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा पैरानॉइड और फियरफुल हो चुकी थी। इन सारे रीजंस के चलते एंड ड्यू टू द सस्पिशंस की रशिया ने माइंड कंट्रोल ड्रग्स ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट ने CIA के साथ प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा स्टार्ट कर दिया। अभी जो प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा है, ये कोई एक सिंगुलर प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक काफी बड़े अम्ब्रेला ग्रुप के अंदर आता है, जहां पे इसके काफी सारे प्रेडिसेसर्स, को प्रोग्राम्स एंड इवन अलेजेड सक्सेसर्स भी हैं अंडर द कोड नेम ऑफ MK। इनमें से एक प्रोजेक्ट था MK सर्च या फिर MK ऑर्फन। इसका मेन एम ये था कि हम स्टडी कर पाएं कि ड्रग्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं एनिमल्स पे एंड प्रिजनर्स पे। देन वी ऑल्सो हैव MK डेल्टा, जो कि MK अल्ट्रा के जितने भी ओवरसीज ऑपरेशंस थे उनकी फंडिंग देखता था और उससे जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से शेयर करना है, इन सब चीजों पर फोकस करता था। देन वी ऑल्सो हैव द एक्सट्रीमली फेमस एंड इनफेमस साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट मिडनाइट क्लाइमैक्स। इस प्रोजेक्ट के अंडर CIA ने सैन फ्रांसिस्को में अपने सेफ हाउसेस सेटअप कर रखे थे। ये जो सेफ हाउसेस थे, दे यूज्ड टू एक्ट लाइक ब्रॉथल्स, क्योंकि इनमें CIA के पेरोल पे जो प्रोस्टिट्यूट्स होते थे वो लोग अपने क्लाइंट्स के साथ आते थे, उनको ड्रग करते थे, उसके बाद वो या तो कोशिश करते थे कि उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जाए या फिर उनके दिमाग में फेक मेमोरीज प्लांट करी जाए और उन्हें मैनिपुलेट किया जाए व्हेन दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, कि वो लोग सोबर होने के बाद क्राइम्स जैसे कि बर्गलरी, असॉल्ट, थेफ्ट या समथिंग इवन मोर सिनिस्टर और क्रिमिनल कमिट करें। इस पूरे ऑपरेशन को ओवरसी करते थे CIA ऑपरेटिव्स एंड साइंटिस्ट, जो कि वन वे मिरर के थ्रू ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते थे। देन देयर वाज आल्सो द पेरेंट प्रोजेक्ट ऑफ MK अल्ट्रा व्हिच वाज प्रोजेक्ट आर्टिचोक। प्रोजेक्ट आर्टिचोक में ये स्टडी किया जाता था कि जो इंडिविजुअल्स ड्रग इंड्यूस्ड हिप्नोसिस के इफेक्ट्स के अंडर हैं, क्या वो असैसिनेशन जैसे क्राइम्स कमिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा को स्टार्ट करा था CIA के हेड एलन डुलेस ने, लेकिन उसको ओवरसी और उसको लीड करते थे CIA के केमिस्ट सिडनी गॉटलिब। अब सिडनी गॉटलिब एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि अगर आप उनको वैसे देखेंगे बाहर से तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ही इज़ अ वेरी इंटिमिडेटिंग और अ वेरी फॉर्मिडेबल पर्सन। हाउएवर, अगर आप एक्चुअली उनके काम, उनकी इन्फ्लुएंस और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो यू वुड रियलाइज कि ही इज समवन दैट एवरी हॉलीवुड एक्शन विलन एस्पायर्स टू बिकम। Highly intelligent, highly influential with connections with some of the top people in the American government, unlimited funding, and someone जिसके रास्ते में अगर आप आओ तो he can basically make you disappear.
MK अल्ट्रा की फंडिंग CIA के बजट का 6% थी, which back then was $10 million. However, accounting for today's inflation, ये लगभग $87 million तक आ जाता है. Although I would say कि जो actual funding थी MK अल्ट्रा के लिए वो इसके orders of magnitude ज़्यादा थी. ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पे भी और अभी भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि इस टाइप के प्रोग्राम्स को अपनी तरफ से फंड करते हैं अंडर द टेबल फॉर देयर ओन पर्सनल गेन्स. अब जो MK अल्ट्रा था वो मेनली तो 3 कंट्रीज में रन किया जाता था, विच वर अमेरिका, डेनमार्क एंड कनाडा. हाउएवर जापान, जर्मनी और फिलीपींस में अमेरिका के काफी सारे प्रिजनर डिटेंशन कैंप्स थे जहां पे इनके प्रिजनर्स को अनविलिंगली अपना टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया जाता था और उन पे अपने टेस्ट्स ये लोग रन करते थे. अब CIA ने अमेरिका में टेस्टिंग के लिए 10 किलोग्राम LSD खरीदा था. 10 किलोग्राम सुनने में तो उतना ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन अगर हम कंसीडर करें कि इस 10 किलोग्राम से वो 100 मिलियन LSD की डोसेस बना सकते थे, यू कैन जस्ट बिगिन टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर ऑपरेट कर रहा था. अब ये जो LSD था ये मेनली इसलिए लिया गया था कि इसको एडमिनिस्टर कर पाए वो पेशेंट्स पर, मेंटल पेशेंट्स पर, प्रिजनर्स पर, प्रोस्टिट्यूट्स पर, उनके क्लाइंट्स पर, आर्मी वेटरन्स पर और बेसिकली हर उस इंसान पर जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट और इस ऑपरेसिव सिस्टम के अगेंस्ट फाइट बैक ना कर पाए. नाउ जस्ट इन केस यू गाइस डिडंट नो, LSD एक साइकेडेलिक ड्रग होता है. साइकेडेलिक ड्रग्स बेसिकली एक इंडिविजुअल के परसेप्शन और कॉग्निशन को ऑल्टर कर देते हैं, जिससे कि वो बेसिकली रैंडम चीजें एक्सपीरियंस और देखने लग जाते हैं, सुनने लग जाते हैं. अगर आपको एक्चुअली जानना है कि कितने ड्रास्टिक इसके इफेक्ट्स होते हैं और ये किस तरीके से एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, देन आई वुड हाईली सजेस्ट यू ऑल टू गो एंड वॉच जो रोगन्स पॉडकास्ट अबाउट हिज DMT ट्रिप्स, बिकॉज आई हाईली डाउट पूरे इंटरनेट पे उससे बढ़िया कोई भी सोर्स होगा DMT रिलेटेड एक्सपीरियंसेस के लिए. थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल आउट ऑफ हैंड्स जब CIA ने अपने खुद के ही एम्प्लॉयज पर ड्रग टेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी थी. अकॉर्डिंग टू CIA, अगर वो लोग माइंड कंट्रोल के ड्रग्स बना पाए, देन द पॉसिबिलिटीज वुड बी एब्सोल्युटली endless. According to CIA, the possibilities would be endless, from controlling other world leaders to getting the Soviet and Chinese spies to divulge their secrets to wiping the memories off of their very own employees and agents in order to create robot agents. They could do anything and everything was in their grasp. However, as science demands sacrifice and inventions demand prior testing, CIA को भी अपने टेस्ट रन करने पड़ता और इसके लिए एक काफी सूटेबल कैंडिडेट उनके लिए मिलिट्री एम्प्लॉयज भी बन के आए थे. द थिंग वॉज कि CIA वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग कि इंडिविजुअल्स जो LSD पर थे वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे और कितनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल नॉवेल्टी मेंटेन कर पाएंगे, जिसके लिए उन्होंने मिलिट्री पर्सनल पे टेस्ट रन करने शुरू कर दिए. द मिलिट्री गाइज वर थ्रेटन्ड विद कोर्ट मार्शल्स अगर वो किसी को भी अपने इन टेस्ट के बारे में बताएंगे. इनफैक्ट जो मिलिट्री के वेटरन्स थे जो कि अभी रिसेंटली कोरियन वॉर से लड़के आए थे, वो लोग तक इन टेस्ट से सेव नहीं थे. मिलिट्री पर्सनल के अलावा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिन पर इन्फॉर्मेंट्स या स्पाइस होने का शक था, उनको भी इन टेस्ट के लिए सब्जेक्ट किया जाता था और उनको थ्रेटन किया जाता था कि अगर उन्होंने किसी को भी इसके बारे में बताया और उन्होंने अपने सारे सीक्रेट्स डाइवर्ज नहीं करे तो द CIA वुड प्रोलॉन्ग देयर एसिड ट्रिप्स और इवन किल देम. CIA ने कुछ ही टाइम में अपने इंटरनल स्टाफ पर भी टेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, स्टार्टिंग विद देयर टेक्निकल सर्विसेज ब्रांच. इन टेस्ट्स को रन करने का मेन रीजन ये था कि वो स्टडी कर पाए कि LSD पे जो इंडिविजुअल्स थे वो लोग नॉर्मल वर्किंग एनवायरनमेंट्स में किस तरीके से फंक्शन करते हैं. इसके लिए यूजुअली 2 इंडिविजुअल्स जो LSD पर होते थे उनको एक रूम में बंद कर दिया जाता था, उनको फेस टू फेस बैठाया जाता था और उसका उनको कहा जाता था कि अब आप लोग एक दूसरे के चेंजिंग बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करें. हाउएवर, काफी बार ये भी होता था कि इंडिविजुअल्स को बिना किसी प्रायर कंसेंट के, इंफॉर्मेशन के, बिना उनको बताए उनको LSD दे दिया जाता था नॉर्मल उनके वर्किंग एनवायरनमेंट्स में और उनके ऑफिसेस में. ऐसे ही CIA एम्प्लॉयज में से एक थे फ्रैंक ओल्सन, जिनके बारे में हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था. फ्रैंक ओल्सन को उनके एक सुपीरियर ने बिना किसी कंसेंट और इन्फॉर्मेशन के LSD एडमिनिस्टर कर दिया था, जिसके 9 दिन बाद फ्रैंक ओल्सन ने अपने होटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी.
अकॉर्डिंग टू सम इन्वेस्टिगेशंस इट वाज सेड कि उन्होंने अपनी जान ली थी क्योंकि LSD लेने के बाद उन्हें डिप्रेशन हो गया था। हाउएवर अकॉर्डिंग टू फ्रैंक्स सन ये एक सुसाइड नहीं, ये एक होमिसाइड थी, मतलब कि ये एक मर्डर था विच वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द CIA बिकॉज अपेरेंटली फ्रैंक न्यू टू मच। अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट स्टीफन किन्जर, उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है, वेयर ही सेड कि फ्रैंक ओल्सन ने अपने एक सुपीरियर को अप्रोच किया था बिकॉज ही वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज एंड अगेंस्ट द मोरालिटी ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट, और वो इस काम से रिज़ाइन करना चाहते थे, जिसके बाद उनके सुपीरियर ने उन पहले एडमिनिस्टर कराया और उन्हें मरवा दिया। कनाडा में CIA के एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे थे साइकाइट्रिस्ट डोनाल्ड इवन कैमरून। डोनाल्ड इवन कैमरून ने हमें साइकिक ड्राइविंग का एक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट दिया था। साइकिक ड्राइविंग में वो बेसिकली लोगों को मस्कुलर पैरालिटिक ड्रग्स देते थे और उसके बाद उन्हें एक सेम ही मैसेज लूप पर सुनाते रहते थे। मस्कुलर पैरालिटिक ड्रग्स मतलब ऐसे ड्रग्स जिनसे उनके बेसिकली एक्शन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए क्योंकि उनके मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे, सो दैट वो डॉक्टर कैमरून को रेजिस्ट ना कर पाए। उनका एक कहना था कि साइकिक ड्राइविंग करने के बाद एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को वो कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। उनकी साइकिक ड्राइविंग को CIA डायरेक्टली फंड करता था। इसके साथ ही उन्होंने एक हमें बहुत ज़्यादा स्केरी एक्सपेरिमेंट भी दिया था विच वॉज डी पैटर्निंग। डी पैटर्निंग में वो लोगों को इलेक्ट्रोकन्वर्सिव शॉक्स मतलब बेसिकली स्मॉल क्वांटिटीज में इलेक्ट्रिक शॉक्स देंगे जिससे उनके दिमाग में ब्रेन सीजर्स ट्रिगर हो जाएंगे। इसके साथ ही में वो लोगों पर LSD भी एडमिनिस्टर करेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम डी पैटर्निंग का प्रोसेस करने के बाद एक इंडिविजुअल की मेमोरी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटी वो क्लियर आउट कर सकते थे, और उनकी डी पैटर्निंग करने के बाद जब वो उन पर साइकिक ड्राइविंग यूज करेंगे तो वो कंप्लीटली उनकी पर्सनैलिटी को, उनके थॉट्स को और उनकी मेमोरीज को चेंज कर सकते थे। दिस रियली एक्सप्लेन्स CIA's डीप इंटरेस्ट इन डॉक्टर कैमरून। अब आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि सिडनी गोटलेब एक बहुत ही खतरनाक बॉन्डेस्क विलन टाइप के हैं जो कि मेजॉरिटी हॉलीवुड एक्शन हीरोज के आइडल फिगर होंगे। ऐसा इसलिए मैंने कहा था बिकॉज ऑफ द नेम्स विच आर ऑफन एसोसिएटेड विद हिम। वन सच गाय वॉज जिमी शेवर। जिमी शेवर एक अमेरिकन आदमी थे जिनकी बीवी और बच्चे थे। हाउएवर 4 जुलाई 1954 को उन्होंने एक 4 साल की बच्ची शेरी जे होटन का बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली मर्डर और रेप करा था। अपॉन फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड अपॉन व्हाट द आई विटनेसेस सेड, जब उनको इस सिचुएशन से रिट्रीव किया गया था, ही वॉज इन अ ट्रांस लाइक स्टेट जहाँ पे उन्हें कुछ भी याद नहीं था। और इंस्टेंटली जब उन्हें पकड़ लिया था उसके बाद उनके पास उनकी बीवी भी आई थी। हाउएवर वो अपनी बीवी को भी नहीं पहचान पा रहे थे। जब बाद में उनकी हियरिंग्स हुई तो वहाँ पे उन्होंने अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया। हाउएवर ही सेड कि उन्हें कुछ भी करना बिल्कुल भी याद नहीं है एक्सेप्ट सीइंग अ ब्लॉन्ड मैन। इसके बाद जिमी शेवर को डॉक्टर वेस्ट के अंडर असाइन कर दिया गया था। डॉक्टर वेस्ट एक साइकाइट्रिस्ट थे और बेसिकली उन्हें ये डिसाइड करने को बोला गया था कि क्या जिमी शेवर एक साइकोलॉजिकल पेशेंट है जिनको कोई मेंटल इश्यूज हैं और उन्हें डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए, या फिर वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। जब उनकी हियरिंग हुई तो डॉक्टर वेस्ट ने अपनी तरफ से बिल्कुल बेयर मिनिमम एफर्ट्स करे थे जिमी शेवर को एक्सोनरेट करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने इतने कम एफर्ट्स करे थे और ये जो ट्रायल था वो इतना ज़्यादा जिमी शेवर के अगेंस्ट अनफेयर था कि लेटर हियरिंग्स में कोर्ट ने उसको बिल्कुल अनफेयर घोषित कर दिया था और जिमी शेवर को बाद में एक दूसरा नया ट्रायल फिर से मिला था। नाउ द साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर वेस्ट, इनके बहुत ज़्यादा डीप टाइज थे सिडनी गोटलेब के साथ। और अगर आप लोग याद करें तो जो पेशेंट्स में साइंस देखे जा रहे थे आफ्टर दे वर एडमिनिस्टर्ड LSD, कुछ सिमिलर से ही साइंस हम जिमी शेवर में भी देख सकते थे।